हेलो दोस्तों, कहानी खूबसूरत कोठे वाली के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। कहानी खूबसूरत कोठे वाली की का सबसे चौंकाने वाला मोड़। क्या बॉबी हार मान चुकी है? क्या वो खुद को विक्रम ठाकुर के हवाले कर देगी? क्या वो अंबाबाई के इस बिछाए जाल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? कोठे की इन बेड़ियों को तोड़ना क्या बॉबी के बस में है, या फिर वो इस चक्रव्यूह को काटकर बाहर निकलेगी? दूसरी तरफ जिज्ञासा जी के चेहरे की शिकन एक गहरा राज बयां कर रही है। आखिर वो अपने अतीत से इतना डरती क्यों है? क्या है वो सच जिसे दुनिया से छुपाना चाहती हैं? इस भाग में सस्पेंस और डर की सारी सीमाएं पार होने वाली हैं। अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे है, क्या बॉबी विक्रम ठाकुर के सामने झुक जाएगी? अंबाबाई का अगला खौफनाक कदम क्या होगा? जिज्ञासा जी के अतीत का वो काला पन्ना जो सबके होश उड़ा देगा। अगर आपको ये सस्पेंस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या बॉबी को भाग जाना चाहिए? और हाँ, अगले भाग की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज फिर बॉबी उस कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उस कमरे की हर चीज बॉबी पर हंस रही थी। क्या हुआ बॉबी? कल तो बड़े ही शाही अंदाज में विक्रम ठाकुर को लात मारकर भागी थी, जैसे अब कभी इस कोठे में वापस नहीं आओगी। तो फिर क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड, वो गुरूर जिसके लिए तुम कल भागी थी? आ गई ना तुम फिर इसी कमरे में। अब हकीकत को स्वीकार कर लो बॉबी, ये कोठा ही अब तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य है। आईने में दिख रहा अपना दर्पण बॉबी पर हंस रहा था। बॉबी बिना किसी रिएक्शन के अपने उस दर्पण को खुद पर ही हंसते हुए देखती रही। तभी विक्रम ठाकुर ने खड़े होकर दरवाजे पर दस्तक दी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विक्रम ठाकुर हंसा। और कितनी इज्जत लोगी बॉबी? देखो, विक्रम ठाकुर तुमसे परमिशन लेकर अंदर आ रहा है। कमरे में आते हुए विक्रम ठाकुर बॉबी को देखकर हंसते हुए बोला और कसकर बॉबी के बाल पकड़ लिए। साली, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, इसलिए कल मेरे ऊपर हाथ उठाकर भागी थी। आज तुझे मैं बताता हूँ कि घमंड कैसे टूटता है। विक्रम ने पूरी ताकत से खींचकर बॉबी के गाल पर थप्पड़ खींच मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि बॉबी की नाक और होठों से खून निकलने लगा। विक्रम ठाकुर ने बॉबी के होठों से खून अपनी उंगली पर लगाया और उसे सूंघने लगा। उसके बाद विक्रम ठाकुर ने बॉबी के पूरे जिस्म को लंबी सांस लेकर सूंघा और बोला, तेरे जिस्म की तरह तेरा खून भी खुशबूदार है बॉबी, आज तो मजा आएगा। विक्रम ठाकुर की गई किसी भी हरकत का बॉबी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बॉबी तो स्टैचू बनी हुई किसी बेजान गुड़िया की तरह खड़ी थी। विक्रम ठाकुर बॉबी के जिस्म का एक एक कपड़ा नोच नोच कर खींच रहा था और किसी भूखे भेड़िए की तरह वो बॉबी पर टूट पड़ा। बॉबी तो शायद पत्थर हो चुकी थी। विक्रम अपनी हवस मिटाकर बॉबी को बिस्तर पर बेजान छोड़कर चला गया। बिस्तर पर बेजान पड़ी बॉबी के आंसू उसकी आंखों से टूटकर बॉबी के बालों में गुम होते गए। बॉबी किसी लुटी हुई सल्तनत की तरह बेड पर पड़ी रही। विक्रम के कमरे से जाते ही रूबी कमरे में आई। बॉबी की हालत देखकर रूबी की रूह कांप गई। बॉबी की नाक और होठों से निकला हुआ खून बॉबी के पूरे चेहरे को रंग कर लाल कर चुका था और बेड पर बिछी चादर बॉबी का घमंड और उसकी इज्जत लूटे जाने की गवाही दे रहे थे। वाह अंबाबाई वाह, कसम से मजा आ गया। वाकई क्या नशा है बॉबी में। मैं तो आज से तेरे कोठे का परमानेंट ग्राहक बन चुका हूँ। विक्रम की बात सुनकर अंबाबाई की आंखें खुशी से पूरी की पूरी खुल गईं। अंबाबाई, सच? सच कहा था अंबाबाई, बॉबी के जैसा नशा किसी शराब में नहीं। नशे में धुत विक्रम ठाकुर इतना कहकर कोठे से बाहर निकल गया। इधर रेखा त्रिपाठी जी की गाड़ी शर्मा हाउस के सामने आकर रुकी। विनी शॉपिंग बैग से लदी गाड़ी से बाहर निकली। अंदर आइए ना आंटी। युग को एक नज़र देखकर विनी ने गाड़ी में बैठी रेखा जी से कहा। नहीं बेटा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, रात बहुत हो चुकी है। जिज्ञासा जी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, और हाँ, मेरी तरफ से उनको राधे राधे बोल देना। जी ठीक है आंटी, बाय। रेखा जी की गाड़ी अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। विनी ने खुशी खुशी घर में एंट्री की। मम्मी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, देखिए हमने कितनी शॉपिंग की है। मुझसे तो ये शॉपिंग बैग संभल ही नहीं रहे। ड्राइंग रूम में आकर विनी ने वो सारे शॉपिंग बैग सोफे पर पटक दिए और लंबी सांस खींची। जल्दी से ये सारी शॉपिंग मम्मी को दिखाती हूँ, खुश होकर विनी ने खुद से कहा और जिज्ञासा जी के कमरे में उन्हें बुलाने चली गई। मम्मी? कमरे का दरवाज़ा खोलकर विनी ने जिज्ञासा जी को पुकारा। मम्मी? मगर कमरे में खामोशी का राज था। लगता है मम्मी यहाँ पर नहीं है, शायद किचन में होंगी। विनी किचन की तरफ लपकी। मम्मी? पर जिज्ञासा जी किचन में भी नहीं थी। अरे, ये मम्मी कहाँ गई? यहाँ पर भी नहीं है। मम्मी? विनी ने जिज्ञासा जी को फिर से आवाज लगाई, पर वो वहां पर भी नहीं थी। मंदिर में देखती हूँ। इस बार विनी के चेहरे पर भी चिंता नजर आने लगी।
विनी मंदिर में गई तो जिज्ञासा जी माता रानी के चरणों में बेहोश पड़ी थी। मम्मी! जिज्ञासा जी को बेहोश देखकर विनी की चीख निकल गई। विनी ने युग को फोन किया। लगता है मैडम को आज मेरी याद आ ही गई। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर विनी की मुस्कुराती तस्वीर देखकर युग खुश हो गया। हेलो युग, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी बेहोश हो गई है। क्या? युग विनी की बात सुनकर परेशान हो गया। तुम परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। विनी, ठीक है, जल्दी आओ। इधर रूबी ने बेड से बेजान पड़ी बॉबी को उठाया और उसको वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। बॉबी के चेहरे और जिस्म का खून पानी के साथ बहने लगा। पता नहीं कितनी देर तक बॉबी शावर के नीचे खड़ी रही। रूबी बॉबी को वॉशरूम से बाहर लेकर आई और बॉबी को कपड़े पहनाए। इस कोठे में आने वाली हर लड़की पहली रात इसी तरह बेजान हो जाती है, पर बॉबी की हालत देखकर रूबी का दिल रो रहा था। बॉबी को कपड़े पहनाकर रूबी ने उसके बालों को ड्रायर से सुखाया। तभी अंबाबाई कमरे में आई। शाबाश बॉबी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये खून से रंगी हुई चादर इस बात की गवाह है कि तुम वाकई कुंवारी और पवित्र थी। तुम्हारी ये खूबसूरती और मासूमियत वाकई चांद से भी ज्यादा रोशन और बेदाग थी। तभी तो विक्रम ठाकुर आज से तुम्हारा परमानेंट ग्राहक बन गया। तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया बॉबी। वाह! इतना कहकर अंबाबाई ने अपने हाथ में पकड़े 100 के नोटों की गड्डी बॉबी के ऊपर उछाल दी। किसी लड़की की मासूमियत और पवित्रता को दागदार करके कैसे खुश हो रही है ये औरत। रूबी को इस वक्त अंबाबाई का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। इधर युग जल्द ही डॉक्टर को लेकर विनी के घर पहुंचा। डॉक्टर ने जिज्ञासा जी का चेकअप किया और उन्हें इंजेक्शन लगाया। क्या बात है डॉक्टर आंटी, इस तरह अचानक बेहोश कैसे हो गई? युग ने जिज्ञासा जी का चेकअप करते डॉक्टर से परेशान होकर कहा। देखिए, इनके दिमाग में कोई बहुत बड़ी टेंशन है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इसलिए ये अचानक बेहोश हो गई। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप ले आइएगा और कोशिश कीजिए कि ये ज़्यादा टेंशन ना ले। ज़्यादा टेंशन इनके लिए खतरनाक हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। युग ने विनी से पूछा, क्या कुछ हुआ था विनी, जो अचानक आंटी बेहोश हो गई? विनी चुपचाप खड़ी आंसू बहा रही थी। युग के गले लग गई और रोते हुए बोली, जब मैं घर पर आई तो मम्मी पहले से ही मंदिर में बेहोश पड़ी थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जो मम्मी को इतना हर्ट कर रही है। तुम टेंशन मत लो, आंटी ठीक है। मैं ये दवाई ले आता हूँ, आंटी ठीक हो जाएंगी। विनी, तुम आंटी के पास बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रोती हुई विनी ने गर्दन हिलाई और जिज्ञासा जी के करीब जाकर बैठ गई। ऐसी कौन सी परेशानी है मम्मी जो आपको चैन से जीने नहीं देती? आप मुझे, अपनी बेटी को तो बताइए, आखिर ऐसा क्या है जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहा है? विनी ने बेहोश पड़ी जिज्ञासा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। इधर बॉबी कल की ही तरह पत्थर बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। बिल्कुल सपाट चेहरा लिए बॉबी कमरे में बैठी हुई थी। उसके आसपास खड़ी लड़कियां बॉबी को देख देख कर हंस रही थी। क्यों, निकल गई ना सारी हवा, बहुत फड़फड़ा रही थी। एक लड़की ने बॉबी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम सब बॉबी के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने अपने कमरे में चलो, बॉबी को परेशान मत करो। रूबी ने उन सब लड़कियों को बॉबी के पास से हटाने की कोशिश की। रह लो अपने अलग इस वीआईपी कमरे में। जब तुम्हारी महफिल में आने वाले वो सब रईस तुम्हारी चमड़ी खींच लेंगे, तब तुम्हें यही अंबाबाई और रूबी हमारे पास उन सीलन वाले कमरे में फेंक देंगी। अंबा अपने दीवान बेड पर बैठी हुई पान लगा रही थी। तभी पार्लर वाली नैना ने आकर अंबा को सलामी दी। कैसी है आप बा? कल सब ठीक रहा ना? अंबाबाई ने एक नज़र उसको देखकर 500 के कई नोट उसके हाथों पर रख दिए। हरे हरे नोट देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने जल्दी से उन पैसों को अपने पर्स में रख लिए। लगता है बा, कल की महफिल शानदार रही। मैंने बॉबी को तैयार ही ऐसा किया था कि कोई बॉबी को देखकर नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही थी बॉबी मेरे हाथों के हुनर से। नैना ने अपनी तारीफ की। अंबाबाई, चांद को अपनी चांदनी बिखेरने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो चमकता है तो उसकी खूबसूरती में पूरी रात हसीन होकर चमकने लगती है। तुम्हें पैसे मिल गए, अब तुम जाओ, जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। मैं तो कहती थी कि बा अपने हिसाब की बहुत पक्की है, मेरे पैसे ज्यादा दिन नहीं रोकेगी। झूठी हंसी हंसते हुए नैना जा चुकी थी। शाम एक बार फिर से उस कोठे में पैर फैला रही थी। सूरज, जो पूरी शान से आसमान पर अपना कब्जा जमाए बैठा था, अब धीरे धीरे अपने सिंहासन से नीचे उतर रहा था।
जैसे जैसे सूरज की किरणें उसके साथ धीरे धीरे सिमट रही थीं, उसी तरह बॉबी का दिल भी किसी सूखे पत्ते की तरह अंदर ही अंदर सिकुड़ रहा था। कोठे में एक बार फिर से महफिल की तैयारी जोर जोर से हो रही थी। धीरे धीरे शहर के सभी रईस अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ चुके थे। अंबाबाई की बांछें आज कुछ ज्यादा ही खिली जा रही थी। इतना मुनाफा तो आज तक मुझे किसी लड़की से नहीं हुआ जितना इस बॉबी से हो रहा है। आज बॉबी की इस कोठे में तीसरी रात है, लेकिन इस कोठे की महफिल आज भी पहली रात की तरह भरी हुई है, वरना तो दूसरी महफिल लगते ही यही रईसजादे लड़की का रेट बिल्कुल डाउन कर देते थे। आज पहली बार इस कोठे में एक ही लड़की की तीसरी रात की महफिल में भी इतनी रौनक है। बॉबी, तुम तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी हो। अंबाबाई ने महफिल की रौनक को देखकर दिल ही दिल में खुश होकर सोचा और पान मुंह में रखकर बोली, अंबाबाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको एक बार फिर से इस महफिल में देखकर। देखते हैं आज की रात बॉबी किसकी आंख का तारा बनेगी। आज तो मैं बॉबी को अपना बनाकर ही दम लूंगा। उस विक्रम ठाकुर ने भले ही बॉबी के 2 गुने रेट लगाए हों, पर आज मैं बॉबी को किसी की भी बाहों में नहीं जाने दूंगा। आज बॉबी सिर्फ मेरी बाहों में होगी। राजेश उपाध्याय ने अपने नौकर को यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, राजेश उपाध्याय, देखो अंबाबाई, जैसा कि तुम जानती हो बॉबी विक्रम ठाकुर के साथ 2 रात गुजार चुकी है, इसलिए अब बॉबी की कीमत आधी हो चुकी है। राजेश उपाध्याय बॉबी को 15 लाख में आज की रात अपने नाम करता है। राजेश उपाध्याय के मुंह से 15 लाख का सुनकर अंबा के मुंह से पान बाहर निकल गया। अंबाबाई अपने दिमाग में विक्रम ठाकुर के 30 लाख और राजेश उपाध्याय के 15 लाख जोड़ने लगी। 45 लाख, वाह, किस तरह मुझ पर लक्ष्मी बॉबी के नाम से बरसी है। एक लड़की के दूसरी रात भी आधे पैसे मिल रहे हैं। जुग जुग जियो बॉबी, तूने तो आते ही मेरे कोठे पर धन की वर्षा कर दी। अपनी खुशी को मन ही मन दबाते हुए अंबाबाई बोली, क्या कोई और है जो राजेश जी के 15 लाख को टक्कर दे सके? ये राजेश उपाध्याय तो बॉबी के हुस्न को देखकर बौरा गया है। भला 2 रातें कोठे में गुजार चुकी लड़की की कोई इतनी कीमत लगाता है? वहां बैठे सभी रईस एक दूसरे से राजेश उपाध्याय के बॉबी के लिए पागलपन को देखकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। हम चलते हैं, कल आएंगे, इतना कहकर वो सब महफिल से उठकर चले गए। देखा, आखिर आज राजेश उपाध्याय ने बॉबी को अपना बना ही लिया। राजेश उन सबको जाता देखकर खुश होकर बोला, अंबाबाई, बेशक राजेश जी, आज की रात वाकई बॉबी आपकी हुई। पर राजेश जी, आप जितना बॉबी से मिलने के लिए खुश हो रहे हैं, लगता नहीं कि आपके ये सफ़ेद बाल बॉबी के हुस्न की जवानी के रस को पी सकेंगे। कहीं जंग शुरू होने से पहले ही सिपाही खुद को सरेंडर न कर दे। राजेश उपाध्याय, अंबाबाई, तुझे मेरे सफ़ेद बाल नजर आ रहे हैं, पर बॉबी के लिए मेरे दिल में जो ये प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। बाल सफ़ेद हो गए तो क्या हुआ, ये दिल तो अभी भी जवान है, 20 साल के नौजवान को भी टक्कर दे सकता है। राजेश उपाध्याय ने अंबाबाई की बात का बुरा मानते हुए कहा। राजेश की बात सुनकर अंबाबाई ठहाका लगाकर हंसने लगी। इधर युग जिज्ञासा जी की दवाइयां लेकर जल्दी ही आ गया। विनी जिज्ञासा जी के करीब ही बैठी थी। देखो ना युग, अभी तक मम्मी को होश नहीं आया। विनी ने अपने गालों पर बहने वाले आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए युग से कहा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो विनी? डॉक्टर ने कहा है कि उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया है। इंजेक्शन के कारण ही आंटी गहरी नींद में सो रही हैं। भरपूर नींद लेने के बाद ही आंटी को मेंटली सुकून मिलेगा, जो उनकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। बस तुम ख्याल रखना कि आंटी जी को होश में आते ही उन्हें ये दवाइयाँ याद से खिला देना। देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। अपने काम को निपटाकर मैं जल्दी ही आंटी जी को देखने आऊँगा। तुम अपना और आंटी जी का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। विनी का गाल थपथपाकर योग ने विनी को दिलासा दिया। उसका नौकर दिनेश भी किसी के साथ ऐश कर रहा होगा। उधर राजेश उपाध्याय बड़ी ही मस्त चाल से बॉबी के कमरे में जा रहा था। राजेश सोचकर मुस्कुराता हुआ कमरे की ओर बढ़ रहा था। बॉबी आज एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजी सवरी बैठी थी। क्या नसीब था उसका। एक लड़की के कितने अरमान होते हैं कि एक दिन वो दुल्हन बनकर अपने आप को एक ऐसे मजबूत साइबान को सौंप देगी जो पूरी जिंदगी उसकी इज्जत और उसके मान सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन उसकी बदनसीबी तो देखो कि वो हर रात दुल्हन बनती है और हर रात ही उसके जिस्म का सौदागर बदल जाता है। दरवाजे पर राजेश उपाध्याय की आहट से बॉबी अपनी सोच से बाहर आई और संभल कर बैठ गई। राजेश उपाध्याय कमरे में आकर मुस्कुराता हुआ बोला,
बहुत चर्चे सुने थे तुम्हारे हुस्न के बॉबी। तुम्हारी पहली झलक देखते ही ये दिल तुम्हें पाने के लिए बेकरार था। राजेश बॉबी को अपनी बेकरारी सुना रहा था। बॉबी उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से सोचने लगी। अपनी हवस को पूरा करने के लिए ये सौदागर मुझ तक आते हैं। कहते हैं कि जब से उसे देखा है बेकरार है। ये बेकरारी सिर्फ उसके जिस्म की होती है, क्योंकि रूह को चाहने वाले कोठों पर नहीं आते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सौदागर सिर्फ इन कोठों पर ही होते हैं। ये तो दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस कोठे पर आने वाले ये जिस्म के सौदागर अपने चेहरे की हैवानियत को मासूमियत के मुखौटे में नहीं छुपाए रहते हैं, जबकि बाहरी दुनिया के हैवान अपनी दरिंदगी के पीछे मासूमियत का मुखौटा चढ़ाए रहते हैं, जिससे हम जैसी लड़कियां धोखा खा जाती हैं। राजेश उपाध्याय बॉबी के जिस्म के साथ खेल रहा था, पर बॉबी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। वो और कर भी क्या सकती थी। इधर पूरे 4 घंटे बेहोश होने के बाद जिज्ञासा जी को होश आया। वो थोड़ा कसमसाई। विनी, जो जिज्ञासा जी के पास ही बैठी थी, सहारा देकर जिज्ञासा जी को उठाया और उनके कमर के नीचे तकिया लगाकर उन्हें आराम से बिठाया। अब कैसी तबीयत है आपकी मम्मी? मुझे क्या हुआ है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं शॉपिंग करके घर आई तो आप मंदिर में बेहोश पड़ी थीं। इतना कहकर विनी जिज्ञासा जी से लिपटकर फपक फपक कर रोने लगी। एक पल के लिए तो मैं बहुत डर गई थी मम्मी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर युग मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। जिज्ञासा जी ने प्यार से विनी को थपथपाया। मम्मी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर आपको ऐसी कौन सी टेंशन है जो आपको अंदर ही अंदर कचोट रही है। आज आप मुझे टाल नहीं सकती, विनी ने जिद्दी अंदाज में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस कभी कभी तुम्हारे पापा की याद आ जाती है तो मन उदास हो जाता है। उनके बिना जीने की अभी तक मुझे आदत नहीं हो पाई है। जिज्ञासा जी ने विनी को अपने सीने से लगाकर टालना चाहा और अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को विनी से छुपाकर साफ किया। नहीं मम्मी, आज पापा का बहाना लेकर भी मुझे टाल नहीं सकती। आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। प्लीज मम्मी, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। प्रॉब्लम? मुझे? जिज्ञासा जी प्रॉब्लम शब्द को मन ही मन दोहराकर हंसी। प्रॉब्लम शब्द तो मेरे पास्ट में छुपे हुए उस दर्द के लिए बहुत ही छोटा सा शब्द है बेटा। विनी मीटा, जिज्ञासा जी जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अपने गुजरे हुए अतीत का एक एक पन्ना तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगी, पर तुम प्लीज इस वक्त मुझसे जिद मत करो। अभी तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकती। जिज्ञासा जी की बात सुनकर विनी चुप हो गई, लेकिन दरवाजे में खड़ा युग जिज्ञासा जी की बात सुन चुका था। बॉबी एक बार फिर से लुट चुकी थी, लेकिन इस बार उसने सच्चाई को कबूल कर लिया था। जब राजेश अपनी हवस मिटाकर खुश होकर बॉबी के कमरे से निकला तो रूबी दौड़ते हुए बॉबी के पास आई। उसे बॉबी की चिंता हो रही थी कि कल की तरह बॉबी की हालत खराब ना हो गई हो। लेकिन जब रूबी बॉबी के पास आई तब तक बॉबी कपड़े पहन चुकी थी और खाली खाली आंखों से आईने के सामने बैठी हुई अपने आप को आईने में निहार रही थी। रूबी भी एक टक बॉबी को खुद को आईने में निहारते हुए देखने लगी। फिर बोली, क्या देख रही हो बॉबी? अपने चेहरे पर अपनी पवित्रता ढूंढ रही हो? तुम भी दुनिया वालों की नजरों से खुद को देख रही हो। मत भूलो बॉबी, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे खूबसूरत मन में है, तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा मन तो गंगा जितना पवित्र है, जिसमें डुबकी लगाकर पापियों के पाप तक धुल जाते हैं। इसलिए अपने आप को दागिल मत समझो। देखना, तुम्हारी ये खूबसूरत मन कभी न कभी किसी को जरूर दिखेगा, जो तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारे मन की खूबसूरती को भी देखेगा। रूबी ने बॉबी को आईने के सामने से उठाकर प्यार से उसके गाल पर थपकी देते हुए कहा, बैठो। उसके बाद रूबी ने बॉबी को बिठाया और उसके बाल जो इधर उधर बिखरे हुए थे उनकी चोटी बना दी। अब ठीक है, अब आराम से सो जाओ। बॉबी को बेड पर लेटाकर रूबी ने उसको कंबल उड़ाया, कमरे की लाइट ऑफ की और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। पता नहीं क्यों रूबी को बॉबी से इतना लगाव हो रहा था। उसकी लुटती हुई मासूमियत उसके जख्म को एक बार फिर से हरा कर रही थी। क्या रूबी को बॉबी से सच में हमदर्दी थी, या अंबाबाई और रूबी की कोई साजिश? क्या विनी अपनी माँ को उसका अतीत बताने के लिए राजी कर पाई? जानने के लिए देखिए कहानी खूबसूरत कोठे वाली का अगला भाग।